नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद कर लेना। 95% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से फंसेगा। वीडियो को पूरा देखोगे और माँ सरस्वती का नाम लोगे तो एक ही बार में ये पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा और याद हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो लास्ट तक देखना, सभी क्वेश्चन याद कर लेना। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो याद रखना, प्रकाश की जो किरणें होती है वह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में, यानी कि प्रकाश की किरणें हमेशा गमन करेगी तो सीधी रेखा में गमन करेगी। आप लोग याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर है। 2 नंबर क्वेश्चन है जी, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है वो होता है अवतल का। क्या होता है? अवतल का होता है। आंसर हो जाएगा बच्चा सब बी नंबर, अच्छे से याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है तो याद रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो ऑप्शन नंबर देखो ए नंबर में दिया है, तो ए नंबर वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मैं आपको डेली शाम को 6:30 बजे लाइव क्लास दूंगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और एक और बात आप लोगों को मैं बता दूं, ठीक है, आपको साइंस का ही नहीं बल्कि जो भी सब्जेक्ट है, संस्कृत है, हिंदी है, मैथ है और भी सब्जेक्ट है, सोशल साइंस है, सबका मैं आपको एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दूंगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और एग्जाम में सब क्वेश्चन फंस जाएगा और अच्छे से कॉपी लिखना और अच्छे मार्क्स लाना। ठीक है, तो चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में यानी कि मनुष्य में है ना, जो लेंस पाया जाता है वो होता है अवतल लेंस। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग के अंदर उत्तल लेंस पाया जाता है। हम लोग के जो नेत्र होता है उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। अगर कोई पूछे तो बोल देना उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर। देखो जी 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह भाग कौन सा है। वह भाग आपका है दोस्तों ये डी नंबर वाला दृष्टि पटल, जिसको हम लोग रेटिना भी बोलते हैं। तो नाम याद रखना क्योंकि ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग डायरेक्ट आंसर याद रखना, जिसको हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं या फिर रेटिना भी इसका नाम हम लोग देते हैं। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में दृष्टि पर न देकर रेटिना भी दिया रहता है, तो थोड़ा अच्छे से देखना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु है। देखो सामान्य नेत्र का दूरबिंदु अनंत होता है। क्या होता है जी? अनंत होता है। सामान्य यानी कि अगर आपका आंख स्वस्थ है और आपको आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अनंत दूरिया को देख सकते हैं। तो आंसर होगा डी नंबर वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। देखो जी ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, तो आंसर हमारा होगा बी नंबर वाला, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसका अर्थ है जल, यानी कि जल बताना है किसका अर्थ होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो H से शुरू हुआ है तो हाइड्रो, देखो हाइड्रो का मतलब हुआ H, यानी कि H से शुरू हुआ है तो H2O यानी कि हाइड्रो का मतलब हो गया जल। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला। ठीक है, सब लोग एक बार ऊपर वाले के नाम लेना, ये पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, और सब लोग लाइक करना वीडियो को। ठीक है, लाइक करना तभी तो याद होगा आपको ये पूरा क्वेश्चन। अब देखो अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है जी? एम्पियर होता है। एम्पियर देखो डी नंबर में दिया गया है। एम्पियर को हम लोग ए से सूचित करते हैं और एम्पियर आई होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है सब लोग। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बराबर जी याद रखना 1 जूल पर कूलम्ब होता है। 1 जूल बटे 1 कूलम्ब होता है। तो देखो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर देखो बी नंबर में दिया है कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी को देखो 1 जूल पर कूलम्ब दिया ना, तो यही वाला आपका आंसर होगा, बी नंबर वाला आंसर होगा। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप लोग का है 11 नंबर। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? आप लोग देखते होंगे कि कभी कभार आपके घर में बिजली यानी कि लाइट के कारण आपके घर में आग लग जाती है, कहीं दुर्घटना हो जाती है। हो सकता है कि किसी को करंट भी लग जाता है आपके घर में, और भगवान ना करे ऐसा हो, मतलब कि किसी के साथ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो दुर्घटना आपके घरों में होती है वो शॉर्ट सर्किट के कारण होती है। आप लोग बोलते हो ना कि लगता है उस घर का तार शॉर्ट मतलब कि हो गया है, जिसके चलते मतलब कि वो बल्ब नहीं जल रहा है, ऐसे बोलते हो ना कि लगता है तार शॉर्ट हो गया है, तार गल गया है। तो वो सब किसके कारण होता है? तो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, फिल्म के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करेगा? किसकी दिशा को संकेत करता है? तो बल की दिशा को संकेत करेगा। बल यानी कि फोर्स की दिशा को दिखाएगा, फोर्स, ठीक है। फोर्स मतलब इंग्लिश में इसको फोर्स कहते हैं और हिंदी में बल कहते हैं। अंगूठा यानी कि दबाना, यानी कि उस पर बल देना, तो समझ सकते हैं अंगूठा के इशारे से ही इसका आंसर होगा बल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। देखो जी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 होता है, जिसका हम लोग नाम देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑप्शन नंबर आपको C नंबर में मिल जाएगा, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आप लोग अभिक्रिया का नाम याद रखना, ऊष्माक्षेपी। क्या नाम होगा? ऊष्माक्षेपी। देखो गौर से, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का नाम याद रखना, यही ऊष्माक्षेपी है जो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाता है, ठीक है, याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, तो याद रखना अपचयन वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का भी योग भी होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, यानी कि ABC तीनों होगा। तो आंसर हम टिक लगाएंगे, डी नंबर पर सभी होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला देखो, अगला क्वेश्चन का आंसर बहुत लोग गलती देते हैं कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। ज़्यादातर लड़के H2S पर टिक लगा देते हैं, जबकि ये गलत है। ऑक्सीकारक कहेगा तो केवल H2 होगा, जैसे O2 भी हो सकता है, तो O2 नहीं दिया, H2 दिया तो H2 पर टिक लगाना। बहुत लोग H2S भी टिक लगाते हैं, बट आप लोग गलत काट देना। अगर वह टिक लगाएंगे तो गलती हो जाएगा, 1 नंबर खो देंगे, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वही याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर। किसी अम्लीय विलयन का pH मान होता है? किसी अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। कितना होता है जी? 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का मान कभी भी 7 से कम, 7 से कम मतलब 6 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी, 3 भी, ये सब आपका अम्लीय विलयन का pH मान हो सकता है, यानी कि वो क्या होता है? 7 से कम होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र। याद रखना, सोडियम को Na बोलते हैं, Na2, और कार्बोनेट को CO3 बोलते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का यही अणु सूत्र है। देखो ऑप्शन नंबर A नंबर में दिया है, ऑप्शन नंबर A में दिया है, सोडियम कार्बोनेट का यही अणु सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है चूना, पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? यानी कि हम लोग समझ सकते हैं चूना पत्थर, ठीक है, ये संगमरमर है, खड़िया है और चूना पत्थर, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। एक तरफ से समझो, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया है। इन तीनों का एक ही रासायनिक सूत्र होता है, जो होता है वो क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। याद रखना, अगर एग्जाम में कई बार ऐसे पूछा गया कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होगा ऑब्जेक्टिव में, कई बार चूना पत्थर न देकर खड़िया नाम दे देता है, कई बार खड़िया न देकर संगमरमर भी दे देता है। तो आप लोग देख लेना, तीनों का यही रासायनिक सूत्र होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है जठर रस का pH मान। देखो जठर रस का pH मान लगभग 1.2 होता है। कितना होता है? 1.2 माने तो A नंबर वाला सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। आंसर होगा बी नंबर। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। आंसर होगा 21 का बी नंबर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक? आयनिक यौगिक का मतलब समझते हो? जैसे यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को देखो, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखो, CCl4 दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों Cl पर माइनस चार्ज होगा, यानी कि क्लोरीन पर माइनस चार्ज होगा, तो वो आयनिक यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयनिक यौगिक कहलाएगा। तो हम लोग समझ सकते हैं CaCl4, ठीक है, CCl4, ठीक है। और इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी नाम देते हैं। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड कहाँ प्राप्त होता है? तो जब आप प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाएंगे तो वहाँ पर CaCl2 का प्राप्ति होगा, यानी कि CaCl2 का मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, सॉरी CaCl2 नहीं, 4 है ना, 4 है, सॉरी 4 है, तभी तो टेट्राक्लोराइड कहलाएगा, 4 होगा, ठीक है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड नाम इसका देते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है। एल्युमिनियम को हिंदी में यहाँ पर लिख दिया है, लेकिन एल्युमिनियम का जो संकेत होता है, एल्युमिनियम का जो संकेत होता है बाबू, वो क्या होता है? वो होता है Al। Al याद रखना, Al, एल्युमिनियम का संकेत Al होता है, ठीक है, जो बॉक्साइड धातु का एक प्रमुख अयस्क होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला करा कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है? सबसे क्रियाशील धातु माने तो सोडियम यहाँ पर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र। इथाइल अल्कोहल, देखो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। अब देखो ढूंढू कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन में कहाँ? C2। ऑप्शन नंबर बी को देखो तो C2H5OH दिया है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है। देखो 36 का मतलब क्या होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में 36 का मतलब होता है जी आवर्त, आवर्त होता है, ठीक है। 36 का मतलब क्या होता है? आवर्त, याद रखना, ठीक है। 36 का या फिर आवर्त का है, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है, तो ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। मैक्सिमम कितना होता है? 7, केवल 7। आंसर होगा बी नंबर वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव डायलिसिस थैली नेफ्रॉन होगा फिर न्यूरॉन होगा? ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, तो इसका आंसर देखो, इतना इजी क्वेश्चन, इसका आंसर या तो ए होगा या तो इसका आंसर बी होगा। अब ए होगा या फिर बी होगा, डिसाइड करो और इसका आंसर बताओ। कम से कम एक का भी तो आंसर बता सकते हो, सब मैं ही बता दूंगा तो आप लोग क्या बताइएगा, जल्दी से बताइए। हाँ ठीक है, देखो ज़्यादा लड़के कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका आंसर ए होगा, बहुत लोग बता रहे हैं बी होगा। आप लोग डिसाइड कर लो क्या होगा, मैं बता दिया ना, या तो ए होगा या तो बी होगा, ठीक है। आप समझ सकते हो न्यूरॉन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसका भी आंसर बताना चाहो तो बता दो, लेकिन एक ही दिया हूँ बताने के लिए, वही पहले बताओ, ठीक है। इसका आंसर होगा केंचुआ, ठीक है। क्या होगा? बी नंबर वाला होगा, सॉरी ए नंबर वाला होगा केंचुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुटपाद किस में पाया जाता है? याद रखना, कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। अमीबा अपना भोजन जो ग्रहण करता है वो कुटपाद के द्वारा ही ग्रहण करता है, अमीबा, ठीक है, अमीबा। याद रखना नाम, कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में, क्योंकि अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है कुटपाद के द्वारा ही, ठीक है। अब अमीबा कहाँ दिया है तो देखो कहाँ दिया है, आपको दिया होगा, ऐसा नहीं है कि मैं नाम बताया वो नहीं दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। अब बताओ अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन एक हार्मोन का नाम है, ऑक्सीजन एक हार्मोन है, ऑक्सीजन क्या है? एक हार्मोन का प्रकार है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखो जी, मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है दोस्तों लीवर। तो लीवर का तो नाम दिया है, लेकिन कभी कभार लीवर नहीं देता है बल्कि यकृत नाम दे देता है, यकृत। देखो जी हम बता देते हैं, लीवर जो है ना वो इंग्लिश नेम है, यानी कि इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, LIVER, लीवर, ठीक है, ये इंग्लिश नाम है। लेकिन इसी लीवर का हिंदी नाम होता है यकृत, इसलिए कभी कभार आपके बोर्ड एग्जाम में लीवर न देकर यकृत दे देता है, ये वाला शब्द दे देता है। तो क्या आप लोग भूल जाओगे? नहीं, दोनों नाम याद रखना, यकृत और लीवर दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? ईस्ट में होता होगा, ईस्ट में। देखो ईस्ट ऑप्शन नंबर सी नंबर में दिया है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है जी, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? ये समवृत्त अंग है। समवृत्त यानी कि देखो कहीं दिया होगा सी नंबर में दिया समवृत्त अंग, तो आंसर टिक लगा देना। अगला क्वेश्चन है आपका, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चीन के विद्यार्थी से अधिक समानता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत। देखो जी, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है, यानी कि सूर्य भगवान से कोई बड़ा स्रोत हो ही नहीं सकता है। इस धरती पर मतलब इस पृथ्वी पर सूर्य से बड़ा कोई ऊर्जा का स्रोत है? नहीं है। सूर्य से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। उसका इतना तापमान है कि कोई सहन कर पाएगा उनका तापमान? उनके जैसा तापमान किसी के पास है? नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक कहलाते हैं। सब लोग याद रखना, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। आंसर होगा ए नंबर वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? जे अनिम्नकरणीय पदार्थ का मतलब डीडीटी का मतलब समझते हो ना, डीडीटी। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आंसर होगा डी नंबर वाला। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है, यूरो 2 का संबंध। यूरो 2 का संबंध क्या होता है? तो याद रखना वायु प्रदूषण से। यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण, सब लोग याद रखना। और मैं आप सभी की एक और सूचना देना चाहता हूँ, अगर कोई भी विद्यार्थी मैथ यानी कि एनसीईआरटी का मैथ का पूरा सिलेबस, एनसीईआरटी जो आपका मैथ है क्लास 10th का, उसका पूरा सिलेबस यानी कि एक एक एक्सरसाइज और एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन का वीडियोस या फिर उसका पीडीएफ सॉल्यूशन का पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ग्रुप पैड में ऐड हो जाना। और ग्रुप पैड में अगर ऐड हो जाइएगा तो आपको मैथ के ही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नहीं, यानी कि आपको मैथ का तो पूरा सिलेबस मिलवे करेगा, वीडियो मिलेगा, हर क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा, हर एक्सरसाइज का सलूशन मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। साथ में आप जिस भी एग्ज़ाम दोगे, जिस भी सब्जेक्ट का, वो सारे सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। जैसे संस्कृत हो गया उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वीवीआई मिल जाएगा, साइंस हो गया उसका मिल जाएगा, मैथ हो गया उसका मिल जाएगा, और हिंदी हो गया उसका मिल जाएगा, सोशल साइंस हो गया उसका मिल जाएगा। यानी कि ऑल सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा 299 रुपये वाला ग्रुप पैड में। तो जिसको भी 299 रुपये वाला ग्रुप पैड में ऐड होना है, आप कमेंट कर देना कि सर मेरे को ऐड होना है, मैं नंबर दे दूंगा, आप मेरे नंबर से संपर्क करके आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है। तो जिसको भी ग्रुप पैड में ऐड होना है नीचे कमेंट कर देना। 299 रुपये ग्रुप पैड चलता है। आप उस ग्रुप पैड में 1 साल तक रहेंगे, 1 साल तक ग्रुप पैड में रहेंगे, और साथ में आपको फ्री में एप्लीकेशन पर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। यानी कि ऐप पर आप लोगों को फ्री में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। तो डिसाइड कर लेना, जिसको भी अगर ग्रुप पैड में जुड़ना होगा आप कमेंट करके हमको बता देना। ठीक है। ताकि हम आप लोगों से मदद कर सके, आप लोगों को मैं मदद कर सकूं। ठीक है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग वीडियो को लाइक करना और एक एक क्वेश्चन को माँ सरस्वती का नाम लेकर याद कर लेना। ठीक है।